क्यों? क्योंकि अब आपने जो इसके पूर्व वर्ण प्रक्रिया पढ़ी थी, उस वर्ण प्रक्रिया को समझने का समय आ गया, उस वर्ण प्रक्रिया का प्रयोग करने का समय आ गया है। आज की क्लास में उस वर्ण प्रक्रिया पर हम उसके उपयोग को देखेंगे कि उपयोग क्या है उसका। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी संधि। हमने कहा ना कि आज की टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगी, संस्कृत में संधि होगी। ठीक है, तो संधि शब्द, सबसे पहले ये हमें समझना है कि संधि शब्द जो है किसे कहते हैं, क्या उपसर्ग, क्या प्रत्यय, क्या धातु, क्या इसमें प्रयोग हुआ है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है, ठीक है ना, वो सभी टॉपिक आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक, तो संधि को यदि देखा जाए तो सबसे पहले संधि को ही तोड़ दीजिएगा। दो शब्द बनेंगे, एक सम, एक बनेगा धी। ठीक है ना, सम उपसर्ग पूर्वक धी धातु से संधि शब्द बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप यहां देख लीजिएगा, सम उपसर्ग पूर्वक धी धातु से संधि शब्द का निर्माण होता है। और कहा कि संधि कहते किसको हैं, तो यहां लिख लीजिएगा, वर्णानाम संधानम इति संधि। दिख रहा है सबको? तो कहा कि वर्णानाम संधानम इति संधि, जहां वर्णों को जोड़ दिया जाए। संधानम का क्या मतलब? जोड़ना। संधि शब्द का अर्थ भी होता है जोड़ना। तो जहां वर्णों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, वहां पर क्या होता है, नहीं पता, संधि होती है। वहीं पर क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, तो अब आप अगर इसकी हिंदी परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कि वर्णों की आपस के, वर्णों के आपस के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के आपस के मेल को क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। ठीक है ना, ये हिंदी हो गई। हिंदी में आपको बताया भी है संधि शब्द के लिए। इसमें आपको जानते हैं क्या, बहुत ज्यादा, वैसे तो हमारे हिंदी का वीडियो जो है संधि का मैटर वो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन संस्कृत में जब कहीं सूत्रों की बात कर देता है कि किस सूत्र से संधि हुई है, तो हमारा कहीं एक क्वेश्चन छूट न जाए, इसलिए यहाँ संस्कृत की संधि पर आपको जोर देने हैं। और संस्कृत की संधि ना समझ में आ रही हो तो केवल सूत्र तैयार करेंगे, और हिंदी की संधि का वीडियो जो आप ध्यान से देख लेंगे तो संस्कृत की संधि भी तैयार हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा अंतर है, पर रूप और पूर्व रूप का अंतर है, और व्यंजन संधि में अंतर है। व्यंजन संधि में नियम के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ के व्यंजन संधि में जो है सूत्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। किस सूत्र पे कौन सा उदाहरण बनेगा, कौन सा बना हुआ है, तो ये सब प्रश्न आपको देखने होंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन हमें जाने नहीं देना है सेटेट से, हमें हर क्वेश्चन पे नजर रखनी है। उसी के लिए आज की जो टॉपिक हमारी होगी ये संधि की, कि सम धन धी, सम उपसर्ग पूर्वक धी धातु से संधि शब्द बनाया गया है। वर्णानाम संधानम इति संधि, का वर्णों के जोड़ को, मेल को ना संधि कहते हैं उसे। या अगर ये भी कह लिया जाए कि वर्णों का जो आपसी मेल होता है उसे संधि का नाम देते हैं। ठीक, उसे संधि का नाम देते हैं। या दो वर्णों के उसके मेल से उत्पन्न विकार जो होता है उसको जो है संधि कहते हैं, ये भी पॉइंट है। तो बहुत सारी, जैसे आप अपने आराम से घबरा के नहीं, सोच समझ करके
गौर करके, माइंड का कंसल्टेशन करके, विचार को एकाग्रचित्त करके आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो वर्णों के आपस में मेल को संधि कहते हैं। अब हमारा प्रश्न आ रहा है कि क्या संधि के भी प्रकार होते हैं? तो कहा हाँ, संधि भी प्रकार में होती है। तो कहा कितने प्रकार की? ठीक है। कहा कि संधि कितने प्रकार की होगी, तो यहां आइएगा। संधि 3 प्रकार की होगी। क्या लिख देते हैं आपको? संधि के प्रकार में संधि 3 प्रकार की होती है। बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं बनाना है, ठीक है ना। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? तो देखिएगा, पहला नाम आया है, लिखिएगा स्वर संधि। दूसरा होगा, एक प्रक्रिया से और आपको रूबरू कराते हैं, ठीक है ना। उस प्रक्रिया से रूबरू रहेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। इसलिए जो स्वर संधि है वो संस्कृत में अच के नाम से जानी जाती है। अच और हल। अच का मतलब क्या? स्वर, और हल का मतलब तब व्यंजन। तो अच और हल के नाम से जानी जाती है। तो यहां पे अब आप लिखिए पहले अच संधि, ठीक है। और अच संधि का क्या नाम रखा जानने की भाषा में? स्वर संधि। ठीक। उसी तरह से जब दूसरा जो प्रकार होगा वो है हल संधि, और इसका जो नाम दिया जाता है उसका नाम है व्यंजन संधि। ठीक है। और दोनों में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, दोनों में एक पॉइंट है, विसर्ग संधि। ठीक है। अब आपको बताते हैं अच संधि क्या। तो कहा कि अच संधि कैसे होती है, क्या इसके परिमाण है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो स्वर संधि का विभाग होता है, स्वर संधि की जो परिभाषा होती है वही अच संधि की भी कर देंगे। तो बस थोड़ा सा परिवर्तन रखेंगे। क्या वहां कहता है कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां स्वर संधि होती है। यहां हम कर देंगे जहां दो अच वर्ण आपस में मिलते हैं वहां स्वर अच संधि होती है। बात है तो एकदम आसानी से समझिएगा, कहीं घबराने की प्रयास में मत रहिएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार टच करिएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, 3 बार करिएगा। आएगा नहीं तो जाएगा कहां? हाँ। तो वहां कहा था कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। अब उसी की परिभाषा को चेंज कर दीजिए। जब दो अच वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम अच संधि कहते हैं। देखिए, अच संधि के प्रकरण में आ जाइए। अच संधि में, अच संधि हेडिंग बना दीजिएगा। अगर ना कहें तो हम आपको हेडिंग ही बना के दे देते हैं, रुक जाइए। ठीक है ना। यहां दे दीजिए
ये कर दिया आप। वहां ये भी कर सकते हैं, जब दो स्वर वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो दो अच् वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको अच् संधि कहते हैं। परिभाषा शब्दावली को ध्यान में रख करके बना ली जाती है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक ना। अब यहां लिखिएगा अच् संधि 8 प्रकार की होती है, और भी है लेकिन परीक्षात्मक दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं 8 प्रकार की होती है, ठीक है ना। और भी है इसके, लेकिन 8 प्रकार की संधि जो है आपकी परीक्षा में होता है, इसलिए आपको हमने 8 ही प्रकार दिया है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है कि गुरुजी अगर कहीं पर पूछ दिया अच् संधि कितने प्रकार की होती है, ये सीटेट का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, सीटेट की टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ग्रहण किया है। तो अगले पेज पे आपको हम बताते हैं अच् संधि 8 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी है, ठीक है ना। और लिखिएगा अच् संधि के प्रकार में वो कौन कौन सी प्रकार में है वो जानिएगा। सबसे पहले दीर्घ अच् संधि, ठीक है। दीर्घ अच् संधि, और यहाँ पे आपको सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं, ताकि अगर फिर से हम एक बार दोबारा पढ़ाएंगे, मतलब अच् संधि जब अलग लिखवाएंगे तो आपको सूत्र एक बार और पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी जब हम अच् संधि, तो दीर्घ अच् संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है, ठीक है ना। जब दूसरा आप लेंगे नाम, उसका नाम आएगा गुण अच् संधि, इसका सूत्र है आद्गुणः, इसका सूत्र क्या है, आद्गुणः। इसका अगला जब लीजिएगा, इसका नाम होगा वृद्धि अच् संधि, ठीक है। और इसका सूत्र होगा वृद्धि ऋच, ठीक। अगला जो संधि का नाम है वो है यण अच् संधि। यण अच् संधि में आप क्या देखेंगे, यण अच् संधि में क्या आया है, सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो वो लोग जान जाएंगे। वो है इको यण अच्, ठीक है ना। कहीं कहीं पर अगर देखेंगे तो इको यण अच् इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम आपके समझने के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिए हैं, तो इस ध्यान में रहे, ठीक है। और अगला जो होगा वो है अयादि अच् संधि, इसका सूत्र क्या होगा, हो पढ़िएगा, एचो क्या है, एचो अय वा
या वहाँ। अयादि में अच संधि अयादि का हो गया। उसके बाद आइएगा, देखिएगा पूर्व रूप अच संधि। पूर्वरूप अच संधि, तो पूर्वरूप अच संधि का जो है सूत्र क्या होगा? एंगी पर रूपम, अरे नहीं सॉरी रुकिए, एंगी पर रूपम नहीं है, ये पर रूप संधि का सूत्र है। एंगः पदान्ताद् अति, एंगः पदान्ताद् अति, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट बनेगा और इसमें पर रूप अच संधि, ठीक है ना। तो उसका सूत्र है जो अभी ऊपर लिख के मिटा दिए हैं, उसी पे थोड़ा सा था, एंगी पर रूपम, ये आपके अच संधि का है, पर रूप अच संधि का। उसके बाद प्रगृह्य संधि कर लीजिए या प्रकृति भाव संधि कर लीजिए। प्रकृति भाव संधि, तो इसका जो सूत्र होगा भाव प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम है, तो प्रकृति भाव को न पढ़ करके हम लोग पढ़ेंगे ये वाला प्रगृह्य संधि का। प्रगृह्य संधि से प्रश्न है, इसलिए प्रगृह्य संधि में रखेंगे, ठीक है ना। प्रगृह्य संधि प्रगृह्य संधि में क्या करेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे? देखिएगा प्लुत प्रगृह्य अचि द्विवचनम प्रगृह्यम होता है। दोनों सूत्र क्यों गड़बड़ा रहे हैं? दो दे द्विवचनम प्रगृह्यम, और प्लुत प्रगृह्य जो अचिनित्यम सूत्र लिखे थे वो प्रकृति भाव संधि का है, जो अच संधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसके बाद एक संप्रसारण संधि होती है जो अच संधि के अंतर्गत पढ़ी जाती है, संप्रसारणम उसका सूत्र है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट रहा आपके लिए अच संधि के प्रकरण में कि इतने जो पॉइंट हैं, इतने सूत्र के अनुसार आपको यह पढ़ना है, ठीक है। अब हम आपको एक चीज बताए थे प्रत्याहार का प्रकरण पिछले वीडियो में, कि प्रत्याहार हम आपको इसीलिए बताए थे कि सीटेट में प्रत्याहार से प्रश्न करे चाहे न करे, लेकिन यहाँ प्रत्याहारों का जबरदस्त महत्व है, ठीक है।
अगर आप देखना चाहें तो आपको हम एक लाइन में पहले दिखा सकते हैं, उसके बाद हम इस प्रकरण पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, कैसे है वो देख लीजिए आप। ठीक है ना, आपको बताते हैं, देखिएगा। दीर्घ अच संधि में जो टॉपिक है, सूत्र लगाए हैं, अकह सवर्णे दीर्घ। तो अक क्या है? अक प्रत्याहार है। अक क्या है? प्रत्याहार है। ठीक। और गुण अच संधि में सूत्र लगाए हैं आद गुण। तो इसके पर एक सूत्र आपको मिलेगा, विधायक सूत्र। वो सूत्र होगा अदिंग गुण। ठीक। इसमें होगा अत इंग। तो इंग, यहां का इंग क्या है? ये भी प्रत्याहार है। ठीक। वृद्धि रेचि में आइएगा, वृद्धि अच संधि के सूत्र में वृद्धि रेचि, वृद्धि धन एच ही है। तो एच जो है, एच भी क्या है? प्रत्याहार है। आपको बताए भी हैं एच कौन सा प्रत्याहार है, किस प्रकार का प्रत्याहार है, आपको लिखवाए भी हैं ये सारी टॉपिक। ठीक है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एच क्या है? ये भी प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ कहा यण अच संधि में कि कौन कौन सा प्रत्याहार लगा है। तो तीनों प्रत्याहार शब्द पर सूत्र बना दिया पाणिनि ने। एक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार। इको यण अच, तीन प्रत्याहारों को पर नाम रख करके और इन्होंने क्या किया? सूत्र बना दिया। कौन सा सूत्र बना दिया? इको यण अच। ठीक है। अब अयादि पे आइएगा तो कहा कि एचो अयवा यावह। एच क्या है? प्रत्याहार है, आपको यहां भी बता चुके हैं। पूर्व रूप संधि का सूत्र में क्या है? इंग पदांतादति। इंग क्या है? प्रत्याहार है, आपको यहां पे बता चुके हैं, इंग प्रत्याहार है। ठीक। पर रूप में क्या है? इंगी पर रूपम। यहां भी इंग क्या है? प्रत्याहार है। ठीक। और यहाँ पे प्रगृह संधि में आया ई दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईत इकारांत, उत उकारांत, एत इकारांत जो है वो प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। ठीक है ना। तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम जो होता है वो प्रकृति भाव, प्रगृह्य संधि का सूत्र है। प्रकृति भाव का प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम होता है। संप्रसारण संधि आती है अच संधि में, उसका ये संप्रसारण। तो इस तरीके पर ये अच संधि, उसके विभाग, ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी कहा था आपको कि इतना ही है ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इतना ही है ये जरूरी नहीं है। इतना आपके कोर्स में है, सिलेबस में है संधि के नाम पर पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो आप जैसे अगर हिंदी से इसकी हम टैली कर दें तो आप ये 3 संधि जो है नहीं पढ़े हैं, बाकी तो ये 5 ऊपर की आप हिंदी में पढ़े हैं। वहां के लिए आपको इतना सूत्र, बस थोड़ा सा इतना सूत्र क्लियर में बनाना है और बाकी ये टॉपिक बनानी है। बाकी हर चीज जो है हिंदी से टैली है। तो आप इस तरीके पर जो है इस चीज को जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच संधि क्या है। अच संधि का दूसरा नाम है स्वर संधि। ठीक है। आइए हम इसको पिछले पेज से आपको हम इस चीज को बता देते हैं कि संधि का प्रकरण था और संधि प्रकरण में कहा कि सम उपसर्ग पूर्वक धी धातु से संधि शब्द बना हुआ है और वर्णानाम संधानमिति संधि, इसकी परिभाषा आप परिभाषित कर सकते हैं इसको। और कहा कि संधि होती कितने प्रकार की है, तो इसके विषय में जब चर्चा की गई तो कहा कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो कहा कौन कौन सी, तो उसके विषय में बताया गया अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि का नाम हिंदी में स्वर संधि के नाम से जाना जाता है और हल संधि का नाम हिंदी में व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग संधि दोनों विषयों में एक जैसी होती। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अच संधि के विषय में अगर आपसे बात करें कि अच संधि किसको कहते हैं, तो अच संधि जान लीजिएगा कि अच संधि क्या है। तो कहा कि जब 2 अच आपस में मिलते हैं और वक्त तो वहां अच संधि होती है, या
दो अच के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि कहते हैं। अच संधि होती कितने प्रकार की है? तो यहाँ पे देखिए आया है 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है, जबकि अभी और है, आप अपने लेयर पे बस जानिए 8 प्रकार की। ठीक है, अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ देख लीजिए 8 प्रकारों में अच संधि में, अच संधि का दूसरा नाम क्या है? स्वर संधि है। तो 8 प्रकार में पहला है दीर्घ अच संधि। दीर्घ अच संधि कहता है, सूत्र से समझिएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। आपको पुनः हम बताएंगे पूरे। अकह क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होता है बताए हैं आपको? वर्णों का संक्षिप्तीकरण, यानी कई वर्णों को मिलाकर के उसको संक्षेप कर दिया जाए। कई वर्णों को मिलाकर के उसको संक्षेप कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, थोड़ा कर दिया जाए, उसका नाम क्या है? संक्षिप्तीकरण है, जो प्रत्याहार होता है। असवर्णे का अर्थ हो जाता है समान। तो कहा कि अक के समान जब वर्ण मिलेंगे तो वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। क्योंकि उसमें यूपीटेट में प्रश्न भी आया है कि समान वर्णों में कौन सी संधि होती है। ठीक है, समान वर्णों में कौन सी संधि होती है? तो आप जानिएगा कि कौन सी संधि होती है, तो वो दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। दूसरा जो नाम दिया है वो है गुण संधि का। ठीक है, तो गुण संधि कहता है आद गुण। ठीक, आद गुण का मतलब क्या? तो कहा कि इसमें भी ये ग्रहण होता है, और या आ के बाद एक आए तो गुण हो जाता है। तो गुण क्या होगा? तो गुण में कहा, यहां पे देख लीजिएगा, गुण वर्ण है और ए उ। कौन सा गुण वर्ण है हो? और ए ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक है, एंग प्रत्याहार में आपको बताए भी गए होंगे। ठीक है ना, अत एंग हम लिखे भी है। एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन होते हैं? ए और ओ होते हैं। एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए और ओ। एवं सूत्र पर बनता है, माहेश्वर सूत्र आपको लिखवाए हैं पिछले वीडियोस में। तो एवं सूत्र पर बनता है वहां पर। ठीक है ना, तो वो हो गया। वृद्धि अच संधि में क्या है? सूत्र है वृद्धि रेचि। तो कहा एच को वृद्धि होती है। एच क्या है? प्रत्याहार है। कौन कौन से वर्ण है? ए ओ ऐ औ, 4 वर्ण है। संयुक्त या मिश्रित स्वर कह लीजिए, एच प्रत्याहार कह लीजिए, आया ही है संयुक्त स्वर वाला या मिश्रित स्वर वाला प्रत्याहार। ठीक है, तो कहा कि एच को वृद्धि होती है। कहा कि ए ओ ऐ औ के बाद यदि अ या अरे अ या आ के बाद ए ओ ऐ औ आएगा तो उससे क्या कहेंगे? हम वृद्धि कहेंगे। वो वृद्धि संधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब आइएगा यण संधि में। यण संधि में क्या कहा? इको यण अची, ये सूत्र पे ही समझ लीजिए। इक को यण होता है, अच बाद में हो तो। अच मने स्वर, यण मने अंतस्थ व्यंजनों वाला प्रत्याहार। अंतस्थ व्यंजनों वाला प्रत्याहार क्या है? यण है। ठीक है, और उसके पहले क्या पढ़ा? इक प्रत्याहार पढ़ा, अयुण के ई से लेकर के और कहां तक? रिल रि के क तक बनता है। ई उ रिल रि 4 वर्ण आते हैं इसमें। तो कहा इक को यण हो जाएगा कब? अच बाद में होगा तब। अगला कहा अयादि। अयादि संधि का सूत्र क्या है? ये चो अयवा यावह। तो ये जो प्रत्याहार में ये सारे वर्ण आए थे, पहले ही हम आपको बता दिए थे। और उसके बाद क्या है? तो कहा एच को अय अव आय आव आदेश होते हैं। एच को होते हैं ए को अय
ओ को अव, ऐ को आय, औ को आओ। ठीक है, ये आपको अभी विस्तृत बताएंगे। एज प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। अब आइएगा पूर्व रूप संधि पे। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? इंग पदांतादति, पद के अंत में यदि इंग आया हो तो उसके सामने अ या आ जाए तो उसको पूर्व रूप होता है। ठीक है, तो अ का पूर्व रूप क्या होगा यहां देख लीजिए, आपको बता देते हैं। यहाँ पे पूर्व रूप का नाम है पूर्व रूप से समझिए। अ का पूर्व रूप बराबर अ, ये यस मॉडल अ चाहे गुरु अ, इसको हिंदी में खंडाकार अ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको संस्कृत में खंडाकार अ के नाम से जाना जाता है। ये ठीक, थोड़ा सा यस मॉडल का टेढ़ा रूप होता है। ठीक ना, जान लेंगे आप, जिसको गुरु भी कहा जाता है। तो इसके दृष्टिकोण से जो है आप ये चीज देख लीजिए। तो अ का पूर्व रूप ये आपको अभी बताएंगे वहां पे आके उदाहरण के साथ साथ। अब पररूप में कहा कि इंगी पररूपम, इंग को पररूप होता है। तो इंग क्या है? प्रत्याहार है, आपको पहले भी बता चुके हैं। इंग का पररूप बराबर क्या होगा? तो पररूप बराबर होगा मात्रात्मक रूप। पररूप बराबर क्या? मात्रात्मक रूप। ठीक, अब प्रगृह्य संधि में कहा कि प्रगृह्य संधि क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो ई यहाँ पे दीर्घ बनाना है आपको, थोड़ा सा सुधार भी लीजिएगा। ई दू दे, तो अब इसके जब अलग अलग करेंगे तो बनेगा ईत ईत अदु ऊत और ईत। ईत ऊत एत। तो कहा ईत उत एत का मतलब क्या हुआ? ईत का मतलब क्या हुआ? ई अंत में जब हो, इकारांत जिसको कहते हैं। ठीक, और उत क्या? उकारांत हो जाएगा, उ अंत में हो। ठीक, एत क्या? तो ए अंत में हो। ईत उत एत, तो एत ईत उत एत कहाँ होते हैं हो? टोपिया हमारी इधर उधर हो रही है। ईत उत एत कहाँ होते हैं? तो आप देखिएगा बड़ी के साथ ईत पढ़ा है, तो बड़ी कहाँ होगा? हाँ, हर्ष व इकारांत के द्विवचन में बड़ी का प्रयोग होता है। हर्ष व उकारांत के द्विवचन में बड़ा ऊ का प्रयोग होता है। और आकारांत के द्विवचन में किसका? एकारांत का प्रयोग होता है। अभी बता रहे हैं, उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो अब ये जो अच संधि का प्रकरण है आपके लिए, वो अच संधि का प्रकरण जो है अब अलग अलग समझा जाएगा। दीर्घ अच संधि का उदाहरण पकड़ा जाएगा, और इसको हम आइए यहां से बताते हैं आपको। और यहां लिखिएगा सूत्र आपको बता ही चुके थे। सूत्र क्या है? कौन बताएगा सूत्र? कोई बताएगा इसका? चलिए, आकाश वर्णे दीर्घ
सूत्र का अर्थ लिखिएगा, अक के समान अक बाद में आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। ठीक है ना, वहां कौन सी संधि होती है? ठीक है ना, तो कहा अगर सवर्ण दीर्घ क्या कहा, अक के समान अक बाद में आए तो वहां दीर्घ संधि होती है। अब यहां समझिएगा कि अक क्या है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं। अक क्या है? तो प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो यहां देखा जाए। कौन कौन से आएंगे, कौन कौन गिनेगा इसको? तो इसमें आएगा अ, ई, उ, री और री। अब देखिएगा सारे 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 कौन कौन से वर्ण आए हैं? सारे लघु वर्ण आए हैं, ह्रस्व वर्ण आए हैं। ठीक है, तो मूल वर्ण इनको भी कहा जाता है। सारा देखिए क्या आया, अ, ई, उ, री, री। 5 वर्ण आए हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो री जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन री का दीर्घ संधि में उदाहरण नहीं होता, क्योंकि री पर दीर्घ, री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक ना, री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है ना, तो अ, ई, उ, री के बाद अब जहां उदाहरण के दौरान जानिए, उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में धनार्थी, दैत्याकार, तथापि, विद्यालय, रवीश, रवीश है, रवीश लीजिए, कहाँ देना है? ठीक है, तो आपको लिखना था रवीश, और रवीश के लिए आप क्या करेंगे, शब्द भी दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे शब्द है धनार्थी, दैत्याकार, तथापि, विद्यालय, रवीश, कपीस, श्रीश, शुक्ति,
मातृणम पितृणम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि इन शब्दों में ये दीर्घ संधि के उदाहरण रखे गए हैं। अभी और भी उदाहरण हम आपको लिखवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे इसी में उदाहरण, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके, पहले इस पर समझ लिया जाए। तो कहा कि आप संधि कहाँ करोगे, यहाँ देखिएगा धनार्थी शब्द में दो शब्द है, दो शब्द में से कौन कौन सा है, तो एक शब्द है धन और एक प्लस में लगेगा अर्थी। अब आप देखिए, ठीक है, तो कहा कि संधि कहाँ होती है। ठीक है, संधि कहाँ होती है, संधि कहाँ होती है। तो अब याद रखिएगा, यहाँ ये दो निकाल के दिए हैं, ये दो शब्द हैं, और ये जो दो शब्द हैं, शब्द को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। तो यानी दो पदों के बीच होती है, दो पदों के बीच जो वर्ण मिलते हैं वहां होती है। ठीक है ना। तो कहा कि जो पहला पद है, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो भी होगा, स्वर में, व्यंजन में, विसर्ग में, अच में, हल में, विसर्ग में, हर जगह प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, यहां पर संधि होती है। तो प्रथम पद क्या हुआ, धन, और द्वितीय पद क्या हुआ, अर्थी। प्रथम पद क्या हुआ, धन, और द्वितीय पद क्या हुआ, अर्थी। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो यहां पर जो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, इसके पहले वाले पॉइंट में आपको हम बताए थे कि जो सूत्र है अक प्रत्याहार का, तो अक प्रत्याहार में आया कौन कौन सा, अ, ई, उ, री का हम बताए हैं पहले भी आपको, री का दीर्घ नहीं होता है। तो अब देखिएगा समान क्या होगा, अ से अ मिलेगा तो समान होगा, अधन अधन ई समान नहीं होगा, अधन उ समान नहीं होगा, अधन री समान नहीं होगा। जब भी समान होगा तो कैसा होगा, जो पहले पद में है वही दूसरे पद में होना चाहिए तो समान होगा। तो अधन अ बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, आ। अब दोनों मिल गए ना, तो दोनों मिल गए तो कहा कि दोनों एक ही तत्व के मिले हुए हैं, तो ये भी हम भी जो है वो इसी के समान माने जाएंगे। तो अब जब आ में अ जोड़ देंगे तब क्या आंसर मिलेगा हमको, तब भी आ ही मिलेगा, और अ में आ जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ ही होगा, और आ में आ जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ ही होगा। यानी 4 लेयर बनेंगे आपके, 4 कंडीशन हो जाएगी एक वर्ण की, और एक वर्ण के इन चारों कंडीशन में, चारों स्थिति परिस्थिति में एक ही आंसर हमको मिलना है, वो है आ। ठीक, इसी तरह से ई के साथ ई जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ी ई। अब बड़ी ई के साथ छोटी ई जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, बड़ी ई। और छोटी ई के साथ बड़ी ई जोड़ेंगे तब क्या आंसर मिलेगा, बड़ी ई। और बड़ी ई के साथ बड़ी ई जब जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर मिलेगा बड़ी ई। और इसकी मात्रा इससे लगती है, इस तरीके में लगती है। ऊ के साथ जोड़ लीजिए,
ऊ के साथ, यानी छोटा ऊ के साथ जब छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ेंगे तब भी बड़ा ऊ, और छोटा ऊ के साथ यदि बड़ा ऊ जोड़ रहे हैं तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी बड़ा ऊ ही होगा। और इसकी मात्रा इस तरीके, किसी भी वर्ण के नीचे उस तरीके में उसकी मात्रा लगती है। इसके बाद यदि आप यहां देखना चाहें तो री के साथ री जोड़ेंगे तो बड़ी री कहलाएगी, और बड़ी री का मतलब क्या हो जाएगा, यानी किसी भी वर्ण के रूप में जो री की मात्रा का ये चिन्ह है एक मात्रा और लगा देंगे तो ये बड़ी री का बोध कराने लगेगा किसी भी वर्ण के बाद। ठीक है, तो अ ई उ और री बना ये 3 पॉइंट पे। ठीक है, अब इसका प्रकरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वर्ण लिए गए हैं, जबकि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में कितने